रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इश्यूज़ पर बात करें और मुल्क में सख्त गर्मी इस टाइम पे हीट वेव चल रही है और इस सख्त गर्मी के अंदर आवाम पर रहम तो कहीं से नहीं किया जा सकता, लेकिन जहमत ज़रूर आवाम के लिए हो रही है। शदीद बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर और तमाम बड़े शहरों के अंदर अगर लोड शेडिंग का दुरानिया 10 से 12 घंटे हो चुका है तो बाकी जगह पे क्या होता होगा। आज अगर हम अपने शहर की बात करें और यहाँ की सूरत हाल देखें तो 8 से 10 घंटे मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर दुरानिया बैकवर्ड एरियाज़ जो लाहौर के इर्द गिरदो नवा के इलाके हैं वहाँ पर दुरानिया इससे भी ज़्यादा है, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा इसके लिए। आईपीपीज़ को पेमेंट्स की जाती हैं, आईपीपीज़ को पैसे दिए जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो गवर्नमेंट्स ने किए हुए हैं, हर हुकूमत ने किए, हर हुकूमत ने इन आईपीपीज़ को सपोर्ट किया, इनकी फ्यूलिंग की, इनको हर तरह से सपोर्ट किया। एक आईपीपी ने 27 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया जबकि वो बंद रहा पूरा साल और सालाना प्रॉफिट उसका 27 अरब रुपया था। ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर, आईपीपीज़ ये कर रहे हैं। यहाँ पे सोलर लोग लगाना चाह रहे हैं और उस पर भी टैक्स लगाने, उनको बंद करने, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तक करने की गुफ्तगू और बातें हो रही हैं। क्या जुल्म हो रहा है इस मुल्क के अंदर, क्या रिलीफ देंगे ये हुक्मरान जिन्हें खुद कुछ नहीं पता इन्होंने करना क्या है। आईएमएफ से पूछते हैं कि आईएमएफ बताए हमें कि हम क्या करें, जो हुक्म आईएमएफ करेगा उसकी तामील होगी। यही होता आ रहा है इस मुल्क के अंदर और अभी भी आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और आईएमएफ से एक 3 साला कर्ज़ प्रोग्राम, शर्म आनी चाहिए किसी भी मुल्क को कर्ज़ प्रोग्राम पे बात करते हुए, लेकिन हम बड़े फ़ख्र से ये बात करते हैं और ख़ुशियाँ मनाते हैं जब आईएमएफ हमें ये प्रोग्राम दे देता है कि हमें कर्ज़ा मिल गया, मुबारक हो, हमारे हुक्मरान अयाशियाँ करेंगे, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। गरीब का बच्चा भूखा मरेगा, अमीर का बच्चा अयाशियाँ करेगा। अलमिया इस मुल्क का ये है कि जिसकी तनख्वाह 10 लाख से ज़्यादा है उसके लिए सब कुछ फ्री है, बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, गाड़ी फ्री, सब कुछ फ्री। और जिस गरीब की 30,000 रुपया महीना इनकम है वो हर चीज़ पैसे दे के लेगा, 75 रुपये यूनिट देगा, उसके लिए इस पाकिस्तान में कुछ मुफ्त नहीं है। यहाँ पे गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ पे जो शाह खर्चियाँ हैं वो हमारी अशराफिया करते हैं और जो टैक्स है वो हमारे गरीब अवाम देते हैं, क्योंकि वो बेचारे उस टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। और जो लोग अवॉइड कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हों और जो कुछ भी हों, वो भरपूर तरीके से अवॉइड करते हैं टैक्स को। ख्वाजा आसिफ साहब बार बार और बहुत से हुक्मरान और सियासतदान ये बात करते रहे कि इस मुल्क के अंदर अगर लोग पूरा टैक्स देना शुरू हो जाए तो इस मुल्क का कर्जा ख़त्म हो जाए। तो ये भी हकीकत है कि अगर इस मुल्क से लूटा हुआ पैसा सियासतदान वापस दे दे तो शायद इस मुल्क का कर्जा कई गुना उतर भी जाए और मज़ीद पैसे भी पाकिस्तान के पास आ जाएँ। लेकिन ये सियासतदान कभी भी ये पैसा वापस नहीं देंगे, क्योंकि आज तक हमारी अदालतें किसी पे भी कोई करप्शन साबित ही नहीं कर सकी। इस मुल्क में कई कई सालों से, डेकेड से हुकूमत करती सियासी जमातें, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया इकॉनमी का। अगर ये ज़िम्मेदार नहीं है तो कौन ज़िम्मेदार है। लेकिन आज अगर उनसे पूछें तो इस मुल्क को सब कुछ उन्होंने दिया, इस मुल्क की तरक्की की राह पे डालने वाले वो हैं। इस मुल्क का बेड़ा गर्क न जाने किसने किया। गुज़िश्ता 40 साल दौर के अंदर इस मुल्क में जो कुछ होता रहा उसका ज़िम्मेदार कौन है। वो तमाम सियासतदान जो 40 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं इस मुल्क पे, आज उनसे पूछें तो उन्होंने मुल्क को बचाया, डिफ़ॉल्ट से बचाया, इस मुल्क को तरक्की की राह पे लगाया, इस मुल्क के लिए बड़ा बड़ा कुछ किया। हमने देखा कि कल छुट्टी के दिन, एक छुट्टी जो कई सालों में कभी नहीं हुई थी, लेकिन कल यौम तकबीर पे जो छुट्टी दी गई थी, उस छुट्टी के दिन करोड़ों रुपए के अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर इश्तहारात दिए गए, जिन इश्तहारात में असल मौजद, असल बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का कहीं जिक्र ही नहीं था। हमने तो भरपूर जिक्र किया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का, बिकॉज ही डिज़र्व्स इट। बड़े तकलीफ़ में और बड़ी मुश्किल में इस मुल्क से गए मोहसिन पाकिस्तान। यही होता है शायद इस मुल्क में मोहसिनों के साथ और यही होता रहेगा, क्योंकि चीज़ें ठीक होती नज़र नहीं आ रही हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क का गुज़िश्ता 40 साल दौर के अंदर बेड़ा गर्क किया है, आज वो सब मासूम हैं, उनके बच्चे मासूम हैं, अरबों खरबों हो चुकी हैं वो फैमिलीज़, मुल्क दिवालिया हो गया है, लेकिन वो लोग मासूम हैं, वो सियासतदान मासूम हैं, उनके बिजनेसेस अरबों खरबों प्रॉफिट्स के अंदर और मुल्क का बेड़ा गर्क। यही हो रहा है यहाँ पे। इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल अब्दुल संधू साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। थैंक यू। फैसल मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथ। फैसल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बात का आगाज़ करूँगा कर्नल साहब से। कर्नल साहब, सियासी बातों पे और कानूनी बातों पे जो केसेस चल रहे हैं, अहमद फराज साहब की बाजियाबी हो, खबर मानी साहब के साथ थप्पड़ों वाला मामला हो, उनकी दुर्गत जो बनाई गई, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो अवाम की तकलीफ़ है इस टाइम पे आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान का एक तवील कॉन्ट्रैक्ट कर्जे का होने जा रहा है 3 साला IMF से, हम फिर कर्ज़ ले रहे हैं जिसकी किस्तें उतारने के लिए यहाँ पे आज 75 रुपये यूनिट हो चुका है बिजली का, हम सब बेयर कर रहे हैं।
सोलर जो लगा रहा है उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की बातें की जा रही हैं, उनको ग्रॉस मीटरिंग के अंदर लाने की बातें कर रहे हैं, नेट मीटरिंग से भी एक स्टेप आगे जाके ग्रॉस मीटरिंग पे ले आएँ, किसी को जीने ना दें यहाँ पे। ये हो क्या रहा है, कैसी पॉलिसीज़ बन रही हैं यहाँ पे? कर्नल साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो ये IMF का कर्जा ज़रूरी है या नहीं है ज़रूरी है, क्या IMF के बगैर पाकिस्तान चल सकता है या नहीं चल सकता? बेसिक सवाल हम आपस में डिस्कस कर लें। इस वक्त IMF का कर्जा बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अगर हम IMF से जो जैसे श्रीलंका बनने की हम ख्वाब देखते थे या बाकी है, तो वो अगर इस तरह कंडीशन हो जाए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं अगर IMF का कर्जा नहीं लेते तो। वो मुल्क को चलाने के लिए हमें स्टेबिलिटी के लिए कर्जा लेना ज़रूरी है। उसकी शराइत सख्त हैं, वो शराइत सख्त हुई हैं कि जिस वक्त हमने डिफ़ॉल्ट किया IMF से जो प्रोग्राम करके उसका पूरा नहीं किया, फुलफ़िल नहीं किया, उसके बाद उसकी सख्तियाँ शुरू हो गई IMF की। उसको पूरा करने के लिए मज़ीद उन्होंने सख्तियाँ कर दी। आज भी देखें, वो जो IMF वाले बात करते हैं वो कहते हैं ग्रोथ की तरफ मत जाओ जी। वो कहते हैं ग्रोथ होगी तो आप सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ग्रोथ आपको महंगाई मज़ीद कर देगी। ग्रोथ अगर करेंगे, इकोनॉमी ग्रोथ जो होगी वो नुकसानदेह है लोगों के लिए। ठीक है, सही एडवाइस है कि नहीं होनी चाहिए इस वक्त आपको स्टेबिलिटी चाहिए, दोनों स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमी स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सर लेकिन ग्रोथ होगी तो स्टेबिलिटी आएगी ना, आप क्या समझते हैं? नहीं, ग्रोथ देखें, ग्रोथ के साथ लिंक्ड है आपकी महंगाई। आपने पहले तो शरह सूद कम करना है, ठीक है। शरह सूद 22 पे कोई बंदा भी बिजनेस नहीं कर सकता। 22% पे लेके आप इंडस्ट्री लगाए, वो अभी ज़रूरत है कि हमें उसको कम करके, अगर हम ग्रोथ शो करते रहेंगे उधर ही जो सूद कम नहीं होगा। सूद कम करना है, ये शराइत में सुजेशंस हैं, नॉट शराइत कि आपका मुल्क है आपने चलाना है। बाकी जहाँ तक जो गलतियाँ हैं वो तो सबसे पहले IPP की इतना बड़ा जुर्म है, हम सब उसमें सब हुकूमतें मुजरम हैं, इसमें कोई ऐसी हुकूमत नहीं है इंक्लूडिंग इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, सब इसमें शामिल है, ठीक है ना। IPP का एक नेशनल एजेंडा होना चाहिए कि इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। इनके कोशिश की थी इमरान ने इनके साथ रीनिगोशिएट करने की, इनके साथ नया एग्रीमेंट करने की, उस पर बहुत टाइम स्पेंड किया इमरान हुकूमत ने। शौकत, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर शौकत साहब। जी बसरा साहब, हमने देखा कि आज खबर मानिका के साहब के साथ जो वाक़या पेश आया है और जो कुछ इस मुल्क के अंदर चल रहा है, अभी बात हो रही थी इस मुल्क में बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान है। अगर पहली बात आपसे इस सवाल पहले ये किया जाए कि जो बिजली का बहरान है, यहाँ पे IPPs चल रहे हैं, बड़े पावर कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ हो रहे हैं और इसके बावजूद मुल्क में लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, बिजली का यूनिट इतना महंगा हो गया है, सोलर लोग अपनी मदद आपके तहत लगा रहे हैं और उसके ऊपर भी टैक्सेस आयद करने की बात हो रही है। ये हुकूमत वक्त करना क्या चाह रही है अवाम के साथ? सर जाहिर है कि इनका कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि ये अवाम से मुंतखब होकर आए नहीं है, अवाम का मैंडेट इनको हासिल नहीं है। तो यह जाहिर है जिनके ये एजेंडे पे जो इनको लेकर आए हैं, तो जो डिक्टेशन इनको मिलेगी तो उसके मुताबिक अमल करेंगे। कि IMF जाहिर है इस वक्त जो प्रोग्राम IMF का देने जा रहे हैं उसमें बिजली भी महंगी होगी, खाने पीने वाली चीजें भी महंगी होंगी, टैक्सेस तरह तरह के लगेंगे। तो उसकी रीजन सिर्फ ये है कि ये 70 साल से पाकिस्तान की बदस्थिति है या आमरीत रही है या दोनों पार्टियां रही हैं, हमारा जो 3.5 साल का अर्सा है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते थे। इन लोगों ने तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ, उनका एजेंडा एक ही है, ये जो क्रिमिनल एलीट है, जो जितना बड़ा मुजरम है, जो जितना बड़ा मुजरम है, उसको आज ओहदे पे बैठा दिया जाए। और बदकिस्मती से आप जो बात जो कह रहे हैं, तो इनको एहसास ही नहीं है, क्योंकि ये वो सारे लोग हैं जिनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनके पाकिस्तान में कोई असासे नहीं है, बल्कि यहाँ से जो पाकिस्तान को लूट खसूट करके ये सारी जायदादें अपनी बाहर ले गए हैं, पैसा बाहर ले गए हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे हुकूमत करने के लिए आते हैं। और जब आप अवाम में आपकी जड़ें नहीं होंगी, अवाम के मसाइल का पता नहीं होगा, जो आपको लेकर आए हैं अब उनकी ताबेदारी करेंगे और इलेक्शन की तो जरूरत ही नहीं है। जब उनको पता है कि हमें जितवा दिया जाएगा, बेशक हम मियां नवाज शरीफ जो हारा हुआ है, मरियम बीबी हारी है, शहबाज शरीफ हारा है, 80 से ज्यादा सीटें ये हारे हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब आपको हार जीत का खर्च नहीं होगी, अवाम की ये नहीं होगी कि हम अवाम के पास जाएंगे और अवाम हमारे साथ क्या करेंगे, तो फिर उसका रिजल्ट यही निकलना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बड़े तबाहकुन नताइज होंगे। ये 25 करोड़ का मुल्क है, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं,
ठीक। फ्रस्ट्रेशन अपने इंतहा को पहुंच रही है। और जब इस तरह ये IMF की वजह से दोबारा बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, खाने पीने वाली कीमतें बढ़ेंगी, तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट ये होगा कि आवाम अगर निकलते हैं तो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे मौत को। मुशर्रफ साहब, आप कानून को भी बखूबी समझते हैं और आप ये देखेंगे इस मुल्क में हमेशा इल्जामात लगते रहे कि आसिफ अली जरदारी साहब पे करप्शन के इल्जामात, नवाज शरीफ साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे, हर किसी पे करप्शन के इल्जामात लगते रहे। आज तक कभी किसी पे कोई करप्शन का केस साबित नहीं हो सका। आप क्या समझते हैं क्यों साबित नहीं हो सका सर? क्या ये लोग करप्शन ही नहीं करते हैं, ये सब मफरूजे हैं जो बातें होती हैं? क्या मेरे समझते हैं? भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो GIT बनी उसके अंदर MI, ISI, IB, इन्होंने हमें बताया कि जी ये 17 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की है शहबाज शरीफ ने। हमें इन्होंने बताया कि वहां पर लंदन में फ्लैट ले लिए हैं, स्विट्जरलैंड में ले लिए हैं, अरबों रुपया ये बाहर लेके चले गए हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, बाजी को छोड़ देते दुबई लीक्स आई है, उसमें किन की प्रॉपर्टीज है? जनरल की प्रॉपर्टीज है, उसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की प्रॉपर्टीज है। क्या उसके मुतालिक कोई कमीशन बना? क्या उसके मुतालिक की बात हो रही है? अभी 85 अरब का डाका डाला है आपका जो वज़ीर आज़म साहब का ओपनली हुकूमत भी कह रही है कि उन्होंने डाका डाला है, इसकी क्या प्रूव हुई है? इसी तरह जो साइवन पावर प्लांट है, कोयले की 48 अरब का घपला हुआ है, उसकी मुझे बता दें। मेरे भाई असल में गुजारिश ये है कि ये पाकिस्तान चंद अशराफिया का मुल्क रह गए, उनके लिए ना कोई कानून है, ना आइन है, ना अदालतें हैं। तो आज मिसाइल तो इसीलिए है कि उनको जब अदालतें नहीं पूछेंगी, बल्कि ये मौजूदा आपको देख रहे ना तारीख की पैदावार जो वज़ीर आज़म है वो कल धमकियां दे रहा था कि जजेस में के अंदर काली भेड़े मौजूद हैं, जजेस पे ये हमला हो चुके हैं, सहाफियों पे ये हमला हो चुके हैं, बिल्कुल उनके लिए काले कवानीन लेके आ रहे हैं, सियासी कारकुनों को पाबंदी हासिल किया जा रहा है। इसमें कुछ मार्केलों से बस्ती में साथ है। जब आप पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, अदालतें उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा होगा, जजेस कह रहे होंगे हमारे घरों में कैमरे लग रहे हैं, हमारी हिस्से महफूज नहीं है, हमारे थ्रेट किए जा रहे हैं, तो मेरे पास इसी तरह होगा। जंगल का कानून है पाकिस्तान में, अल्लाह खैर करे। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने 76 साल में कुछ नहीं सीखा। आज जब वहीं पे खड़े हैं, हमारे साथ इंडिया है, वहाँ आज देख लें वहाँ पर क्या हालात हैं, वहाँ उनकी इकोनॉमी देख लें, उनके मामला देख लें और कंपैरिजन कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि आज और यहाँ पर वहाँ पे क्या फर्क है। हमारे अफगानिस्तान इतना अर्सा जहाँ पे जंग लगी रही है, आपका बांग्लादेश जो आपसे अलग हुआ है, वो इकोनॉमिकली आपसे स्ट्रांग है, इसकी वजह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की लत है। चंद मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो अशराफिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि पाकिस्तान में कानून नहीं है मेरे भाई। जो चोरी करता है, जो पैसा लूटता है, वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठ जाता है, उसके लिए पाकिस्तान की अदालतें को नहीं पकड़ती। जब तक पाकिस्तान में कानून की अमलदारी नहीं होगी, अदालतें जो खा वो मालदार हो, बड़े ओहदे पर हो, पैसे वाला हो या गरीब हो, उनके लिए एक सा कानून नहीं होगा, तो इसी तरह पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो इमरान खान और हमारी जमात के लिए खड़ी हुई है। हम तो यही कह रहे हैं कि हजरत अली का कौल है कि यहाँ पर कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म और नाइंसाफी की हुकूमत नहीं चल सकती। हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोग लगे हुए। अल्लाह सर, कल शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा खदशे का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। जुडिशरी में से बहुत से जजेस काली भेड़ों का उन्होंने जिक्र किया कि मौजूद हैं जो चाह रहे हैं इमरान खान साहब की किसी तरह जमानत हो जाए। आप क्या समझते हैं कि आपको जमानतें होती है और उनका वो बाहर आते नजर आ रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि आज इमरान खान पर 200 मुकदमा दर्ज कर दिया गया, बदयानत, गद्दार, और आखिर में बेशर्मी की हद देखे इनकी कि दुनिया के कोने में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ कि निकाह पे सजाएं दी जा रही हैं। आज जिस तरह की लूट टॉप वहां पर की गई, जो बदतमीजी लोगों ने की, जो बुकला ने की, अनप्रेसिडेंटेड है। तो इनको तो चाहिए जजेस जस्टिस अब्दुल कयूम जैसे, या जहाँ पे ये करते हैं, अगर इनको आज जजेस बताए ना, पूरा पाकिस्तान की अदालतें, इस्लामाबाद के जजेस ने लेटर लिखा, लाहौर हाईकोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा, सिंध हाईकोर्ट, बलोचिस्तान, पेशावर, सब क्या सीख रहे हैं, कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस हमें इंटरफेयर करती है, हमें प्रेशराइज करती है, हमें घरों में कैमरे लगाती हैं, हमें फैसले नहीं करने देती, और ये आ जाते हैं, हम कहते हैं कि हम चीजों की दुनिया का फुटबॉल बना देंगे, हमको निशानी इबरत बना देंगे, ये काली भेड़े हैं। इसको बताइए किस तरह मुल्क चलेगा, किस तरह निजाम चलेगा।
इसलिए भाई इस वक्त तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इमरान खान और वो लोग जो इस निजाम के खिलाफ बोलेंगे, जो एक्सपोज करेंगे, उनके खिलाफ यहाँ पर पर्चे भी होंगे, जेलें भी काटनी पड़ेंगी और कोई देर नहीं।